आवाजें सुनाई देना, लोगों को अपना दुश्मन मानना और हर समय खौफ में रहना सुनकर अजीब लगता है ना। माइंड प्लस के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिवाक्षी ठाकुर और आओ समझे कि इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ शामिल हैं डॉक्टर पंकज महाल। वेलकम डॉक्टर। डॉक्टर, स्किज़ोफ्रेनिया शब्द से ही लोग रूबरू नहीं हैं, तो इसके बारे में जानकारी होना तो बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर हम देखें इंडिया के अंदर या बाहर भी अभी भी देखा गया है कि ज़्यादातर मानसिक बीमारी, नहीं सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया, लोगों को साइकेट्री में सिर्फ एंजाइटी पता है और उदासी या डिप्रेशन पता है। स्किज़ोफ्रेनिया को लेके अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, दो उनके लक्षणों के बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं। अगर हम बात करें कि आम जन में जिन लोगों को हम, जो कहना नहीं चाहिए, जिनको हम पागल बोलते हैं, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो पागल नहीं होते, उनको मानसिक बीमारी होती है। और उन लोगों में देखा गया है कि लगभग 40 से 45% जो लोग होते हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है। अच्छा। तो अगर हम देखें, स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है वो एक तरह का मानसिक विकार है जिसमें हमारा जो माइंड है वो उस तरीके से काम नहीं करता हमारे थॉट्स के साथ। तो इस तरह की ये बीमारी होती है जिसको आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं, जैसे जैसे धीरे समय बीत रहा है, लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, पर फिर भी काफ़ी लोग अभी भी इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, तो डॉक्टर, अब जब आपने हमें ये बता दिया कि स्किज़ोफ्रेनिया है क्या, तो क्या आप हमें इसके कारणों के बारे में बता सकते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो होती है दिक्कत, इसके अंदर काफ़ी तरह के ब्रेन के अंदर विकार होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा जो थॉट होता है वो हम ढंग से नहीं समझ पाते, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी होती है, किस तरीके से लोगों के इमोशंस को पहचानना होता है, हमारी मेमोरी में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये सिर्फ कोई एक छोटी सी बीमारी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें संगठित होती है। अगर हम इसके कारणों की बात करें तो ऐसा कोई एक कारण नहीं है जिससे हम कह सकें कि स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है। काफ़ी सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। साइंस जो है काफ़ी चीज़ों का इन्होंने प्रोग्रेस किया है, पर अभी भी इसके जो कारण से वो हम पता लगा रहे हैं। अगर हम मोटे मोटे जो कारण है जिसकी वजह से इसके होने का खतरा बढ़ता, अगर उनकी बात करें तो उसमें देखा गया है कि सबसे पहले तो जेनेटिक्स, कि अगर आपके फैमिली में किसी को अगर बीमारी है तो फैमिली के दूसरे लोगों को भी होने का जो खतरा होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये होता है कि अगर किसी पेरेंट को अगर दिक्कत है तो उसके बच्चों में ये जो विकार होता है उसका प्रतिशत जो होता है वो 12 से लेके 15% तक बच्चों में होने का खतरा बढ़ जाता है, जबकि उसके भाई को ये चीज होने का जो खतरा होता है वो लगभग 8 से 10% का होता है। ओके। उसके अलावा जो कारण होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसका सही से, आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट नहीं होता, जिसमें देखा गया है कि बहुत सारी स्टडीज करी है, इसमें पाया गया है कि जो ब्रेन के कुछ कुछ हिस्से होते हैं उनका जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता, जिसमें हम मानते हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तो अलग अलग तरह के ऐसे एरियाज होते हैं जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये कारण होते हैं। कुछ कुछ अगर आपके ब्रेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या फिर आपको अगर मिर्गी की समस्या है तो भी स्किज़ोफ्रेनिया होने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर आम भाषा में समझे तो जेनेटिक्स इसका एक मुख्य कारण है। जेनेटिक्स एक कारण है, पर ये कहना कि जेनेटिक्स की वजह से ही सबको ही होगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जेनेटिक्स की वजह से आप 10-15% आप कह सकते हो कि रिस्क बढ़ता है, पर फिर भी 85% फिर भी रहता है। तो सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं है, पर यस, जेनेटिक्स भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, तो डॉक्टर, आप जैसे कई युवा डॉक्टर हमारे सोसाइटी में इसकी जानकारी लेकर आ रहे हैं, पर अभी भी हम देखते हैं कि लोगों को स्टिग्मा बहुत है स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड, तो उस बारे में आपका क्या विचार है? जी, स्टिग्मा स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड भी है, इवन साइकेट्री से रिलेटेड भी है, पर वो स्टिग्मा इसलिए है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें स्किज़ोफ्रेनिया की, तो स्किज़ोफ्रेनिया अगर हम देखें तो लगभग दुनिया में हर 100 में से एक बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया है। अच्छा। और अगर वही बात हम भारत में करें तो भारत में भी देखा गया है कि लगभग 1 से 1.5% लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, जो कि अभी रिसेंट सर्वे में भी पता चला है। ठीक है, तो इससे ऐसा तो है कि ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। दूसरा, इस बीमारी की वजह से जो
इंसान को दिक्कतें आती है वो काफी ज्यादा है। एक तो वो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो वो जिस तरीके से उसको अपने परिवार चलाना है या अपना इंडिपेंडेंट होना है वो चीजें नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से काफी तरह का उसको लॉस होता है। काफी तरह की वो चीजें नहीं कर पाता है सोसाइटी में जो कि उस इंसान से आप एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ना उसकी फैमिली को बल उस पूरे देश को उसकी वजह से दिक्कत आती है। उसकी एक और आप ये कह सकते हो कि उसकी वजह से जो कॉस्ट होता है उसका केयर करने का वो भी बहुत ज्यादा होता है, बढ़ जाता है। हाँ, हमने देखा है कि ये जो बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया, ये काफी बड़ी बीमारी माना जाता है। इसको हम सीवियर मेंटल इलनेस कहते हैं और अभी भी इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है। अभी रिसेंट सर्वे में पता चला ऑलमोस्ट 3/3 या फिर आप कह दो 75% लोगों को इसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं मिल पाता है, सिर्फ 25% को मिल पा रहा है। बहुत बड़ा नंबर है ये जी। अब आप फैमिलीज की बात कर रहे थे अभी, तो फैमिलीज भी अफेक्ट होती हैं इससे, मतलब उन पे क्या असर पड़ता है इसका? जी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये काफी लंबी बीमारी रहती है। इसकी वजह से जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो होता है उसमें बहुत तरह के लक्षण आते हैं, जिसमें गुस्सा भी एक तरह का कंपोनेंट है और इतनी लंबी बीमारी के साथ जो भी उनकी सहायता कर रहा है, जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनको भी काफी मुश्किल आती है उनको हैंडल करने में, जिस वजह से फैमिली के ऊपर जो बर्डन है या फिर जो व्यक्ति उनका देखभाल कर रहा है उनको भी कभी कभी मानसिक विकार हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन होना या फिर ओवर बर्डन होना या फिर बहुत ज्यादा थकान हो जाना, तो वो सारी चीजें उनके साथ में रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर, मैं भी आज से पहले यही सोचती थी, मैं चाहूंगी कि ये मिथ ही हो या गलत जानकारी भी हो, ऐसा माना गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया का कोई भी इलाज नहीं है, मतलब इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्या ये सच है? जी, ऐसा नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया भी एक तरह का वैसी ही बीमारी आप हमें सोचना चाहिए जैसे हम शुगर की बीमारी देखते हैं, हम ब्लड प्रेशर की बीमारी देखते हैं। ये सारी जो बीमारी होती है क्रॉनिक बीमारी होती है, ठीक है। इनका कोई ऐसा नहीं है कि आपने दवा दी और चीजें ठीक हो जाती है, पर यह है कि अगर उनको सही इलाज मिलता है आप इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इन बीमारी में पहली चीज जो आती है वो आती है, हमें ये देखना होता है कि इनके जो लक्षण है वो किस तरीके के हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया में लगभग 2 तरह के लक्षण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक तरह से पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। तो अगर हम देखें जो पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं उसमें आता है जैसे कि डिल्यूजन होना, डिल्यूजन बोले तो भ्रम होना, जिसमें लोगों को अलग अलग तरह का भ्रम होता है। आमतौर पे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर लोगों को ऐसा लगता है कि जितने भी लोग उनके आसपास में हैं वो उनके खिलाफ है या उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि जो उनका पार्टनर है वो उनके साथ ठीक नहीं है और उनका कहीं दूसरी जगह कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है। वो हर चीज को अपने ऊपर लेता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात भी करता है तो उन्हें लगता है कि वो हमारे बारे में बात कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिल्यूजन। और जो होता है हेलुसिनेशंस होता है जब वो चीज नहीं होती फिर भी उन्हें लगना कि ऐसी कोई चीज वो महसूस करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को बिना किसी चीज के आवाजें सुनाई देती है, कुछ को बिना किसी चीज की चीजें दिखाई देती है, तो इससे हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। फिर स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज जो होता है अपने थॉट्स को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वो अगर एक बात करता है तो वो बात करते करते दूसरी जगह चले जाता है, फिर वो तीसरी जगह चले जाता है, या फिर वो इस तरीके से शब्दों को यूज करता है कि आप उसका मतलब नहीं समझ पाते। तो ये होते हैं मोटे मोटे पॉजिटिव सिम्टम्स। फिर आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में होता है कि वो बिल्कुल ही सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है, किसी से बात नहीं करता, वो अपने में ही गुम रहता है, वो ना तो अपने इमोशन शो कर पाता है ना उस इमोशंस को पढ़ पाता है दूसरों के। वो अपना जो भी दिनचर्या है या अपना नहाना धोना है वो भी वो ढंग से नहीं कर पाता है। तो इस तरीके को हम कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। इलाज में देखा गया है कि पॉजिटिव सिम्टम्स जल्दी असर करता है या फिर जल्दी ठीक हो जाते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स को थोड़ा समय लगता है। पर इलाज के साथ ये दोनों तरह के सिम्टम्स काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो एक अच्छी खबर तो ये है कि इसका इलाज संभव है। जी डॉक्टर, आप आए दिन ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते होंगे, तो मैं आपसे इसके रीलैप्स यानी इसके दोबारा प्रकट होने की संभावना के बारे में जानना चाहूंगी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है या अगर एक बार इसका इलाज हो गया तो ये दोबारा नहीं होगा? अगर हम बात करें कि स्किज़ोफ्रेनिया का कोर्स कैसा होता है, तो कोर्स में होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक तरीके से लंबी बीमारी होती है
कुछ लोगों के अंदर ये देखा गया है कि वो एपिसोड्स में आती है कि अभी हुआ फिर कुछ समय बाद में होता है। कुछ लोगों की ये चलती रहती है और बीच बीच में उनके लक्षण बढ़ते रहते हैं। ज्यादा कॉमन है, लगभग दोनों ही एक तरीके की है, पर इंडिया या डेवलपिंग कंट्रीज में देखा गया है कि एपिसोडिक जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, बाहर की कंट्रीज में कंटिन्यूअस कोर्स ज्यादा होता है। इन दोनों में एपिसोडिक कोर्स का जो प्रोग्नोसिस है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसमें पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं और वो काफी लंबे समय तक ठीक रहते हैं, बशर्ते उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर रहे। अगर हम रिलैप्स की बात करें तो देखा गया है कि इनका जो इलाज चलना चाहिए स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर वो कम से कम 1 से 2 साल तो चलना ही चाहिए। अगर वो 1 से 2 साल नहीं चलता है तो आने वाले 2 सालों के अंदर लगभग 40 से 60% का खतरा रहता है कि उनको वापस से बीमारी आएगी। पर अगर उनका इलाज चलता है तो ये जो खतरा है आप इसको कम से कम आप मान सकते हैं, इसको लगभग 75% कम कर सकते हैं इस खतरे को। उनको लक्षण आ सकते हैं पर वो जो लक्षण आएंगे वो काफी कम आएंगे और वो गोलियों को थोड़ा सा एडजस्ट करने से वो लक्षण काफी हद तक आप उसे कंट्रोल में कर पाएंगे। तो अगर हम इलाज की बात करें तो दवाइयों के अलावा एज अ डॉक्टर आप किस तरह का इलाज इन पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं? 3 तरह के इलाज होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। पहला होता है जैसे आपने बात करी दवाइयों का, तो दवाइयाँ काफी अच्छी तरह की दवाइयाँ आई है। अगर हम पिछले 20-30 सालों की बात करें तो साइंस ने काफी प्रगति करी है इसके अंदर और बहुत सी इस तरह की दवाई आई है जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम हैं दूसरी दवाइयों के मामले में। इसके साथ जो होता है उसको हम करते हैं साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में अलग अलग तरह की थेरेपीज होती है जिससे हम लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से वो इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से वो सोशल स्किल्स जो होते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं और जिन जिन जगहों पे उनको दिक्कत आती है उन चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ जो चीजें कर सकते हैं वो है कि काफी तरह के लोगों को मेमोरी में काफी डिस्टरबेंस आता है तो हम उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो डिल्यूजन या हेलुसिनेशन होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते, तो हम उनको चीजें बताते हो किस तरीके से इन चीजों का प्रभाव उनके जो दिनचर्या पे है वो कम से कम रहे। तीसरा जो इलाज आता है वो होता है न्यूरोमॉड्यूलेशन, जिसमें हम अलग अलग तरह की थेरेपीज देते हैं। थेरेपीज में एक थेरेपी होती है ईसीटी। ईसीटी को जिसको आम भाषा में कहा जाता है करंट वाली थेरेपी। ठीक है, पर ये जो थेरेपी है काफी अच्छी थेरेपी है और ये काफी सेफ थेरेपी है। इसमें कभी भी जैसा हमने आम तौर पे टीवी पे हम देखते हैं उस तरीके से चीजें नहीं होती हैं। हाँ जी, तो वो जो चीज होती है उसमें बाकायदा एक प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट आते हैं, वो पेशेंट को बेहोश करते हैं और उसके बाद ये करंट वाली थेरेपी दी जाती है। ये सारी चीजें अंडर दी ऑब्जर्वेशन होती है, साइकेट्रिस्ट एनेस्थेटिस्ट दोनों साथ में होते हैं और इस थेरेपी से काफी अच्छा रेस्पॉन्स आता है। दूसरा जो इलाज जो होता है आजकल जो आ रहा है वो है आरटीएमएस, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। उससे भी देखा गया है कि काफी लोगों को मदद मिलती है। तो हमारे पास काफी तरह के इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो इलनेस है वो कितनी सीवियर है उसके बेसिस पे। तो एक बात तो तय है कि फिल्मों में जैसे करंट देकर हमें डराया जाता है वैसा कुछ तो नहीं होता रियलिटी में। जी नहीं। हम सभी जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के टॉपिक पर काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर आज डॉक्टर पंकज ने हमारे साथ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आप सभी को काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच पंकज।